हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में आ गए हैं और इससे संबंधित वीडियो जो है हमने कल अपलोड किया था पार्ट 3 के रूप में। अब हम पार्ट 4 के रूप में भी इस पर प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें प्रश्नों की जो संख्या होगी वो लगभग 76 से लेकर के 100 प्रश्नों की रहेगी, ठीक है। उस समय 200 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें हम 100 प्रश्नों का व्याख्या एक तरीके से कर रहे हैं, मतलब 76 से 100 तक कर लेंगे। इसके बाद ये 1979 का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम 1980 में आ जाएंगे, ठीक है, 1980 में आ जाएंगे। तो ये 48 वर्षों के प्रश्न है, इसमें बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं, फालतू की बात ना करते हुए इधर उधर की, सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न 76 है। यहाँ पर लिखा, देखिए ये उस समय के प्रश्न है, तो इस पे बहुत ज़्यादा हमें वक्त नहीं देना है, बस एक तरीके से प्रैक्टिस के रूप में देखते हुए चलना है। यहाँ से कोई थीम है तो उसको पकड़ना है, उस थीम की हमको तैयारी करनी है, ठीक है। तो यूपीएससी जैसे भी प्रश्न बनाएगा, किसी भी तरीके से प्रश्न बनाता है, अगर थीम कोई रिपीट करता है तो हम थीम को पकड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, सरकार की सोने की नीलामी नीति का उद्देश्य क्या था। अब आपको बताना है, ए नंबर तस्करी पर रोक लगाना और केंद्र सरकार के बजटी घाटे को कम करना, ठीक है। यहाँ सही का निशान नहीं लगाऊंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे, ठीक है। आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन है आभूषणों के लिए उपभोक्ताओं को सोना उपलब्ध कराना, डी है मूल्य स्थिरीकरण। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। बाकी इसको पॉज करके आप इसको पढ़ना, अगर फिर भी कोई समस्या आती है, दिक्कत होती है, तो आप इसको मुझसे पूछ सकते हो। हालांकि ये प्रश्नों की दोहराव की संभावना बहुत कम रहेगी, ठीक है। हम थीम जहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ से आपको ये चीज़ जाननी चाहिए, वहाँ पर हम आपको बता देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 प्रश्न 77 है, 77 है, ठीक है। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित 25वें, अब देखिए 1979 के क्वेश्चन है, लेकिन हम ऐसे प्रश्नों को छोड़ना चाह रहे थे कि ऐसे प्रश्न छोड़ दें क्योंकि ये दोबारा आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उस समय के प्रश्नों को किसी ने देखा है कि नहीं देखा है। अगर देखा है तो इसका आंसर बताइए। बाकी यहाँ पर हमको कुछ भी नई चीज़ जानने को मिलेगा तो हम उसको जानेंगे। तो हाल ही में हैदराबाद में आयोजित 25वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से कौन से राज्य पदक तालिका में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे हैं, ठीक है। और इसमें बताना है, पहला केरल और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और पंजाब, पंजाब और केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश। अब इनमें से आपको बताना है, यहाँ पर आपको राष्ट्रीय खेलों के बारे में थोड़ा सा जानना है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। कौन आयोजित कराता है, क्योंकि वर्तमान के संदर्भ में राष्ट्रीय खेलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रख लेना, क्योंकि यूपीएससी अभी खेलों संबंधित प्रश्न खूब पूछ रहा है। खूब का मतलब एक दो प्रश्न रख देता है, तो एक दो प्रश्न से जिन बच्चों का रुक रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, तो वो प्रश्न ऐसी तैयारी कर लेंगे तो उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं इजाफा होगा और फायदा मिलेगा उनको, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर वैसे मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, ठीक है, 77 का। बाकी इस प्रश्न को ना ही जानो, केवल राष्ट्रीय खेल के बारे में आपको जानना है। ये लिखा हुआ मैंने अलग से लिख दिया, आप इसको पॉज करके देख लेना कि भारतीय राष्ट्रीय खेल भारत की एक प्रमुख बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, ठीक है। इसका संचालन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है, तो ठीक है। तो ये भारतीय ओलंपिक संघ कराता है। वर्तमान के संदर्भ में इनको जानना है कि वर्तमान में कौन से नंबर का खेल चल रहा है। हो सकता है यूपीएससी पिछले साल के पेपरों को घुमा करके अगर कुछ रखेगा तो इस तरह से भी रख सकता है प्रश्न, 25वें की जगह जो वर्तमान में कोई संख्या चल रही होगी उससे पूछ लेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। 78 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का 44वां संशोधन, जिसे बाद में 43वें संशोधन के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है। बताना है आपको कि संविधान का 44वां संशोधन किससे संबंधित है। नीचे लिखा हुआ है, पहला नंबर है, ए संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करता है, प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, आंतरिक आपातकाल घोषित करने की सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, या डी नंबर है, केंद्रीय या राज्य के किसी भी कानून की वैधता पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को उनका अधिकार क्षेत्र बहाल करता है। अब आपको इनमें से कोई आंसर एक बताना है, ठीक है। तो बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए, कमेंट में ही आपको बताना है। इसका आंसर होगा डी, ठीक है। वैसे आपको 44वें संविधान संशोधन के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। 42वें संशोधन, अब देखिए थीम है, ये रिपीट करती है, तो मैं बता रहा हूँ 42वें संविधान संशोधन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, 44वें की जानकारी होनी चाहिए, ठीक। ये संविधान संशोधन मुख्य बहुत ज्यादा, इनको दोनों को मिलाकर मिनी संविधान बोल दिया जाता है, ठीक है, मिनी संविधान। तो ये इसलिए जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसलिए इसको जानकारी आपकी होनी चाहिए। बाकी इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
केंद्रीय राज्य के किसी भी कानून की वैधता विचार करने के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को उनका अधिकार क्षेत्र बहाल करता है। ये क्वेश्चन का आंसर है। बाकी 43वां संविधान संशोधन 1970 जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधन विधेयक जो पहले 44वें संशोधन विधेयक के रूप में लाया गया था, लेकिन अधिनियमित होने पर 43वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। ठीक, 1970 बना। 42वें संशोधन द्वारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो वो नए संविधान संशोधन लेकर के आई, उन्होंने परिवर्तित कर दिया। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की बहाली की गई। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को केंद्रीय और राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करने हेतु सही शक्ति पुनः प्रदान की गई। ठीक, अन्य विकल्प में जो अन्य विकल्प है ए नंबर में, जैसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने का कार्य 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा करके 300 का में, अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया। ठीक है, बाकी सी नंबर में आपातकाल से जुड़े कड़े नियम और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग भी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किए गए थे। तो ये भी जानकारी आपको एक्स्ट्रा मिल गई। तो ये जानकारियां यहां से प्रश्न बन जाते हैं, वर्तमान में भी बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे प्रश्नों को। इस तरह के प्रश्न जहां जहां बन रहे हैं प्रश्न, वहां वहां मैं बताता रहूंगा। जैसे मैंने बताया 42वां और 44वां संविधान संशोधन आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ से ये थीम आपको मिल गई कि इन दोनों को आपको तैयार करना है। यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको छोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं हम 79 में। बांग्लादेश में हाल ही में हुए चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? अब उस समय का प्रश्न है, इसका आंसर आपको अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बता देता हूं कि इसका आंसर बी होगा, बंगाल नेशनल पार्टी। अब इसको जानना भी नहीं है, थोड़ा सा आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ऐतिहासिक जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी इस प्रश्न को आगे बढ़ते चढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची में शामिल है? ए वन, बी शिक्षा, सी पुलिस और कृषि। उस समय का है। अब आपको पता होना चाहिए कि संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन कौन से हैं, और केंद्रीय सूची या संघ सूची में कौन कौन से हैं, या संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनकी जानकारियों ने वर्तमान में पूछा भी गया है, अभी हाल फिलहाल में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, कोरोना से संबंधित, ऐसे लॉकडाउन से संबंधित शायद कुछ प्रश्न बनाया गया था, तो उसमें 2-3 प्रश्न डाले गए थे कुछ ऐसे करके, तो उसमें प्रश्न पूछा गया। तो ये थीम हो गई, ये तीनों थीम है, इनकी तैयारी आपको करनी है। ये थीम हो गई। ठीक है, इसको तैयारी करनी है। तो वन और शिक्षा ये संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ए और बी दोनों आंसर होगा वर्तमान संदर्भ में। ठीक है, इसको दोनों को तैयार। बाकी ये पुलिस आपका राज सूची का विषय है, कृषि भी राज सूची का विषय है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर का आंसर होगा। आप लोग भी जल्दी से बताया करिए, यहाँ पहुंच करके आप पढ़ सकते हो इनको। ठीक है, यहाँ लिखा हो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 5 विषयों को राज सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया। जैसे शिक्षा को ट्रांसफर किया गया, वन को ट्रांसफर किया गया, नाप तोल वेट्स एंड मेजर्स को शामिल किया गया, और वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण इसको शामिल किया गया, न्याय प्रशासन को शामिल किया गया। ठीक है, आगे और भी चीजें लिखी गई हैं। ये पुलिस राज सूची का विषय है, एग्रीकल्चर भी राज सूची का विषय, ये पता होना चाहिए दोस्तों। और भी आपको मैंने बताया पीछे कि आपको ये तीनों विषय, संवर्ती सूची, राज सूची, इनके विषय थोड़े पता होना चाहिए, कौन कौन से विषय मुख्यतः यूपीएससी ने पूछे। हाल फिलहाल में 2023 या 22 में पूछा है प्रश्न। ठीक है, 23-24 में, 22 में ऐसे कुछ पूछा है, मैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ आपको प्रश्न, वो कल में हो सकता है कि इसको मैं लगा दूंगा, दिखा दूंगा। ये प्रश्न जो जो मैं बता रहा हूँ ये हाल फिलहाल में पूछे गए। ठीक है, यहाँ दिया है वर्ष 1978 के प्रथम छमाही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों को निम्न कारणों से झटका लगा। अब देखिए, ये उस समय के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अब क्यों लगा, उस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रश्न अभी नहीं पता है मतलब उस समय जो तैयारी कर रहे थे उनको पता होना चाहिए। इसलिए आपको यहाँ से सीखने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर सीखना ये चाहिए कि आपको करंट अफेयर पर कमांड रखनी है। ठीक है, इसके लिए हम बताते भी रहते हैं आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ए, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूरेनियम की आपूर्ति से अमेरिका का इनकार करना। अब क्या यही आंसर है? बी, अमेरिका द्वारा भारत पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालना। देश में कोका कोला के सेवन पर प्रतिबंध लगाना। ऊपर सूचीबद्ध सभी कारक। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो इससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 81 का आंसर होगा ए। अब इसका आंसर मुझे भी बता सकते हो किस कारण से, ये पॉज करके आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने सब लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नागालैंड की प्रमुख भाषा कौन सी है? नागालैंड की प्रमुख भाषा कौन सी है? ए, अंग्रेजी, बी, ड्रैगन। अब ऐसे प्रश्न में आंसर ऑप्शन में कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाती है जैसे लोगों को लगे कि ये अलग है, यही होगी।
ठीक है, सी असमिया और डी खासी। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए मुझे कमेंट करके। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। बाकी इसको आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, और भी चीजें आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी आपको पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। 83 संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है सीधे जनता को, ए नंबर है, बी विधायिका के लिए, सी न्यायपालिका को, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको इसका आंसर भी बताना पड़ेगा मतलब इसका आंसर तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैं अपेक्षा करूंगा ही करूंगा कि आपको पता होना चाहिए ये सब। और वर्तमान में इनसे संबंधित ये तो एनसीईआरटी में दिया, जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी वही आंसर दे देगा इसका। बताइए जल्दी इसका आंसर। भाई कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति, तो बी आंसर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको पॉज करके आप पढ़िए, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ये सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली का सबसे प्रमुख लक्षण, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद का विधायिका संसद या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, सीधे सीधे पूछ लेता है कि संसद लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये लोकसभा के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब घुमा करके संसद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, इस तरीके से घुमा करके कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ लेते। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी यहाँ पर पूछा, ऐसे प्रश्न आगे भी पूछे गए हैं, तो घुमा करके कुछ ना कुछ इधर उधर करके प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, 753 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये प्रश्न पूछा गया, मंत्रिपरिषद के बारे में पूछा गया है, ठीक है। कई बच्चे संसद लगा देते हैं, लेकिन लोकसभा होगी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय नियंत्रण, कार्यपालिका अपने सभी कार्यों, नीतियों, निर्णयों के लिए विधायिका के प्रश्नों, प्रस्तावों जैसे अविश्वास प्रस्ताव और चर्चाओं के माध्यम से विधायिका के प्रति जवाबदेह रहती है। जब तक कार्यपालिका को विधायिका लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है, तभी तक वह सत्ता में बनी रह सकती है, ठीक है। तो ये तो पता ही है आपको। आगे चलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? सीधे लोगों द्वारा, लोग सीधे वोट देते हैं। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, इसको बताना है आपको, जल्दी बताइए। सीधे इसका पता ही होगा आपको आंसर, बी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा, ठीक है। इसको आप पॉज करके, आपको पता ही होगा ये सब चीजें, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हाल ही में कौन सी भाषा जोड़ी गई? उस समय 1979 की परीक्षा है, इससे पहले 1967 में कोई भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भाषा जोड़ी गई 1992 में, ठीक है। फिर उसके बाद 92वां मतलब 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में कोई भाषा जोड़ी गई। तो ये पता होना चाहिए आपको। इसको आप 71वें संविधान संशोधन का नमक से याद कर लो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और यहाँ बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो 52वें संविधान संशोधन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये पूछ ली जाती है दोस्तों। बाकी इसका बताइए 67 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में? यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हाल में, तो हाल में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? उर्दू जोड़ी गई थी कि संस्कृत जोड़ी गई थी कि सिंधी जोड़ी गई थी कि असमिया जोड़ी गई थी, सॉरी। इसमें आपका आंसर होगा सी, ठीक है। जल्दी बताइए, समझ में आया? आगे चलते हैं हम, यहाँ पर समझ में आ गया, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी हम चलते हैं 86वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है? मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। मौलिक कर्तव्य आपको पता होने चाहिए, 11 के 11, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, याद होने चाहिए। और ये एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज में ही लिखे होते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्य का लिखी होती कभी कभी, और कभी कभी मौलिक कर्तव्य लिखे होते हैं। तो जब भी पढ़ो तो एक नज़र उस पर हो जानी चाहिए। इसमें आपको देखना है कि शामिल कौन सा शामिल नहीं है, इस पर नज़र रखनी, कौन सा शामिल नहीं है। यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। दूसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। सी नंबर, धर्मनिरपेक्षता, संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों का सम्मान करना। अब इनमें से कौन नहीं है, कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो सी आपकी मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, ठीक है। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सब दिया हुआ है। धर्मनिरपेक्षता आपके कहाँ कहाँ पर होगा? एक तो मूल ढांचा में है, प्लस प्रस्तावना में आपका मिलेगा धर्मनिरपेक्षता, ठीक है।
बाकी ये तीनों चीज़ें जो है आपके मौलिक कर्तव्य में है। इसको पॉज़ करके पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ये पुस्तक का नाम है। किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, आर.एन. टैगोर द्वारा, रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है? तो यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है। पुस्तकों के नाम अगर कोई चर्चा में चल रही पुस्तक तो पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो इनके पुस्तकों के लेखक जो भी हैं मैंने सब दे दिया है, आप इसको पॉज़ करके पढ़ लेना। वैसे इसका आंसर होगा बी, ठीक है? आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया विन्स फ्रीडम, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथात्मक रचना है, ठीक है? बाकी और भी नीचे जो पुस्तक लिए जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, गोरा, घर बहारे बहारे, फिर बाकी जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी, ये आपको याद होनी चाहिए। मतलब ये मुख्यतः है, इस तरह के प्रश्न यूपीएससी पूछ लेता है वर्तमान में भी, तो इसलिए इनको याद रखना है। फिर भारत संघ के राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप से वही अधिकार हैं जो अन्य व्यक्ति के पास होते हैं। इनमें से किसके पास होते हैं? ए ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, मिस्र के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के राष्ट्रपति। अब आपको इनमें से आंसर बताना है कि इनमें से कौन से। तो हमें पता है, आपको इसका आंसर पहले बताइए आप कमेंट करके मुझे। इसका आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि जो हमने संविधान ज़्यादातर जो है ब्रिटिश संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली, तो हमने वहाँ के राजा हैं उसी तरह का जो है पद हमारे यहाँ भी है। बस ये है कि यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रपति हैं वो चुने जाते हैं, वहाँ पर वो चुनकर नहीं आते हैं, वो वंशानुगत रूप से होते हैं। बाकी वहाँ पर भी राजा के नाम से सारे कार्य होते हैं, यहाँ पर भी हमारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो इसी तरह से है, इसको पॉज़ करके आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर ब्रिटिश सम्राट है, ठीक है? भारत ने ब्रिटेन की तरह वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, ठीक है? तो वहाँ पर भी नाम मात्र का प्रमुख, इस प्रणाली में भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक या नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ब्रिटिश सम्राट ब्रिटेन में संवैधानिक और नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है, ठीक है? बाकी इसको आप नीचे और भी देख सकते हो। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कथन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान के तहत सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रमुख है लेकिन कार्यपालिका का संचालन नहीं करता, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शासन नहीं करता है, ठीक है? ये पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है? ठीक है, यूएनओ का मेंबर कौन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। उस समय का प्रश्न है ये, तो उस समय कौन सा देश नहीं शामिल था इसमें? तो इसे जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। ए नंबर स्विट्जरलैंड, बी नंबर बाहामास, सी नंबर मॉरिशस, डी नंबर डोमिनिकन गणराज्य। अब इनमें से कौन सा आंसर नहीं है? उस समय स्विट्जरलैंड शामिल नहीं था लेकिन 2002 में ये शामिल हो गया, ठीक है? तो इसका पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर उस समय ये स्विट्जरलैंड इसका सदस्य नहीं था, लेकिन 10 सितंबर 2002 को ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो गया। तो ये सभी अभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, ठीक है? इस तरह के प्रश्न उस समय पूछ लिए जाते थे, इसलिए ऐसे लिखा है। 1970-71 की कीमतों पर, ठीक है, बेस ईयर 1970-71 है मान लो, पर 1970-78 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो ये इसका आंसर तो आप बता सकते हो, ये तो आप बता ही दोगे, बी आंसर इसका होगा, लेकिन ये आपको जानना नहीं है, छोड़ दो इसको। अब आपको जानना क्या है? ये जानना है कि वर्तमान में पर कैपिटा इनकम भारत की क्या है? तो 2700-2800, वैसे 2813 आज के अखबार में मैंने पढ़ी थी, तो इसको मैंने लगा दिया यहाँ, 2813 है। चीन की 14,000, ये डॉलर में है, ठीक है? 14,800 कुछ है, 860 के आसपास है, ठीक है? यहाँ पर दिया हुआ अमेरिका की 90,000 से 94,000 के आसपास है। तो ये सब जानना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है पर कैपिटल परचेजिंग पावर पैरिटी में इस तरह का है, आप इसको पॉज करके देख लेना। और कुल अर्थव्यवस्था का आकार की दृष्टि से ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर किसकी कौन सी अर्थव्यवस्था, जीडीपी कितनी है, ठीक है? तो यूएसए की जीडीपी लगभग जो है 30 से 32 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, चाइना की 19 के आसपास है और भारत की अभी 4 के आसपास है, ठीक है? और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, ठीक है? कोशिश करते हैं हम लोग भी बहुत जल्दी चाइना को तो क्रॉस कर ही जाएंगे अगर कोशिश करेंगे तो, ठीक है? 91 नंबर प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने के इच्छुक उम्मीदवार की योग्यता
इससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कितनी होनी चाहिए लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता ही होगा इसका आंसर 21 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है कि 35 वर्ष है, आपको बताना है। इसका आंसर 25 वर्ष है। 21 वर्ष स्थानीय स्वशासन के लिए होना चाहिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए होना चाहिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। यहाँ पर पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए 21 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, अब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं? मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं, फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं है। तो संपत्ति के अधिकार तो आपको पता ही है, अनुच्छेद 300 का में है, तो ये मौलिक अधिकार में नहीं होगा। धर्म की स्वतंत्रता, ये तो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सभी चुनावों में मतदान का अधिकार, ये भी आपका अनुच्छेद 326 में शायद दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये दोनों ए और सी ये फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं होंगे। बाकी बी होगा और डी पढ़ते हैं बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है, तो ये तो फंडामेंटल राइट है ही है। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट है, बी और डी। बाकी ए और सी फंडामेंटल राइट नहीं है। वही प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? तो ए और सी हो जाएगा। ठीक है, तो 1979 से कर रहे हैं, तो इसलिए सब कुछ जानना हमें जरूरी भी है। यहाँ पर इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 326 ही है। ठीक है, मतदान का अधिकार को लेकर के ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए जो है ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, देखिए फिर से रिपीट कर गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है सभी धर्मों से दूर रहना, सभी नागरिकों को धर्म और पूजा की स्वतंत्रता करना, ईश्वर में विश्वास करना, विभिन्न धर्मों का पालन करना। इनमें से कौन सा आंसर होगा इसका? जल्दी बताओ मुझे। इसका आंसर बी होना चाहिए, सभी नागरिकों को धर्म और पूजा की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना या पूजा करना है। ये सब धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ वर्तमान में भारत के संदर्भ में भी है और कुछ राज्यों में, विदेशी राज्यों में भी ये सब होगा। ठीक है, आगे चलते, इसको पॉज करके आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ये सभी नागरिकों को धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष, इसको पढ़ ही देता हूं मैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा और देश के सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा पूजा उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ठीक है, मुख्य संवैधानिक बिंदु, भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत मौलिक अधिकार में शामिल है। ठीक है, आपको पता ही है ये सब चीजें। निम्नलिखित में से कौन सी एशियाई भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं? कौन सी है? चीनी और जापानी, चीनी और अरबी, जापानी और अरबी, चीनी हिंदी। तो इसका आंसर होगा, जल्दी बताओ, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, यहाँ इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और भी भाषा है, संयुक्त राष्ट्र की कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें चीनी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। ठीक है, इसको और पॉज करके आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं हम 95 नंबर क्वेश्चन। भारत में दिए जाने वाले 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र एंड वीर चक्र, अशोक चक्र और महावीर चक्र, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। इनमें से कौन सा है? आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये घुमा फिरा कर के यूपीएससी सेना से संबंधित प्रश्न आजकल बना रहा है, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इनमें डिटेलिंग में थोड़ा सा जाकर के आप इसको देखना, समझना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से डी। ठीक है, 95 का आंसर होगा डी। आप इसको पॉज करके देख लेना। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, जो युद्ध के मैदान में अद्वितीय साहस और बलिदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, महावीर चक्र युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। वीर चक्र युद्ध काल का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, फिर आगे शांति काल के दौरान वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र शांति काल में वीरता, अदम्य साहस, आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता समूह। कीर्ति चक्र शांति काल का दूसरा वीरता सर्वोच्च पुरस्कार है। सौर्य चक्र शांति काल का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, तो भारत में समग्र रूप से युद्ध काल का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र और शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दिए गए 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के बारे में पूछा गया था, तो परमवीर चक्र युद्ध के मैदान में और शांति काल में अशोक चक्र। ठीक है, संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, संसद द्वारा गठित एक समिति के द्वारा। अब इसमें से आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद पर निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? ठीक है, कई लोग लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे, लेकिन इसका आंसर
होगा सी, भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल के कंडीशन में निर्णय लेता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष होगा, बाकी राज्यसभा के मेंबर के लिए उपसभापति होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ सकते हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न या विवाद उठता है तो उसका अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। चुनाव आयोग की सलाह, राष्ट्रपति इस प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से पहले भारत के चुनाव आयोग की राय लेते हैं और उसी राय के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है। विशेष अपवाद, यदि अयोग्यता का प्रश्न संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उठता है तो निर्णय राष्ट्रपति नहीं लेता है, ठीक है, बल्कि संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, कई बार भ्रमित हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। जन्म दर में अचानक कमी के कारण क्या होगा? निवेश में वृद्धि होगी, बचत में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। अब इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा सी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है, बाकी यहाँ पर पहुंच करके देखिए, जन्म दर में अचानक वृद्धि हो जाएगी तो जनसंख्या कम होगी भाई। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए क्या होगा? राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या अगर कम हो जाएगी, मतलब जन्म दर कम हो जाएगी, तो सीधी सी बात है पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। बाकी और इसको पढ़ लेना, पॉज करके नीचे देते हैं, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, इसको पॉज करके इसका आंसर बताने की कोशिश करना। चलिए मैं पढ़ ही देता हूँ। एक सरकारी दुग्ध समिति की एक वर्ष में बिक्री 41,000 रुपये है, अगले वर्ष बिक्री बढ़कर 59,000 रुपये हो गई। यह दावा किया जाता है कि इसके द्वारा संभाले गए दूध की बिक्री योग आय में 50% की वृद्धि हुई, ठीक है। आय में उसमें 50% की वृद्धि हुई। यदि हमें यह निष्कर्ष निकालना है कि इसके कामकाज में कोई सुधार हुआ है या नहीं, तो हमें यह पता लगाना होगा कि दुग्ध की गुणवत्ता बनाए रखी जाती है, मूल्य स्थिरता रखी जाती है, व्यय में वृद्धि हुई है, व्यय में कमी आई है। अब इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आपको बताना है, ये आंसर क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। पॉज करके इसको पढ़ना। वैसे बी आंसर इसका आपने देख ही लिया, बाकी इसको पढ़िए, समझिए क्या है, क्या पूछना चाह रहा है ये, ठीक है। बाकी आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मोजाम्बिक, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए ए, हांगकांग चाइना के अंतर्गत आता है लेकिन उसका अलग सिस्टम चलता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यह संप्रभु, यह पूर्णतः स्वतंत्र देश नहीं है। कौन? हांगकांग। चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ एक देश दो प्रणालियां, वन कंट्री टू सिस्टम का सिद्धांत लागू होता है, जिसके तहत इसके रक्षा और विदेश मामले चीन की केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, ठीक। बाकी सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मोजाम्बिक आपके स्वतंत्र है, संप्रभु राष्ट्र, ठीक है। मुद्रास्फीति पर अस्थायी नियंत्रण निम्न द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अस्थायी नियंत्रण। कीमतों में वृद्धि करना, कीमतों में वृद्धि कर दोगे तो मुद्रास्फीति तो वैसे ही है और बढ़ जाएगी। करों में वृद्धि करना, अब देखिए मुद्रास्फीति कब आती है? जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो, लिक्विडिटी ज्यादा हो। तो लिक्विडिटी जब ज्यादा होती है तो एक तो बैंक दर हम लोग या रेपो रेट बढ़ा देते हैं, बैंक की ब्याज दर बढ़ा देते हैं, है ना, रेपो रेट के माध्यम से ये बढ़ा देते हैं, या तो टैक्स बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर रेपो रेट का ऑप्शन नहीं है तो टैक्स होगा। टैक्स में क्या होगा? जो जनता की लोगों की आय है उस पर कुछ टैक्स लग जाएगा तो महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, तो अस्थायी नियंत्रण हो जाएगा। फिर वृद्धि पर प्रतिबंध, कीमतों में कमी, ठीक है। तो अस्थायी नियंत्रण बी के ऑप्शन के हिसाब से लगाया जा सकता है, ठीक है। बाकी आप इसको पॉज करके और पढ़ लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे और भी है ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बहुत अच्छे से दोस्तों तैयारी करिए, इसके और भी क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। इसको पूर्णतः जो है हम लोग 2026 तक लेकर के जाएंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। अभी निरंतर क्लासें आएंगी। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती थी, तो कभी जो है माइक की समस्या आ गई, तो कभी कुछ समस्या, तो कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। अब इस समय ये है कि माइक एक हमने सब सुधार लिया है, सिस्टम भी सही कर लिया है, ठीक है। तो अब जो है क्लासेस आपकी बंद नहीं होंगी दोस्तों, निरंतर चलती रहेंगी। तो फिर मेहनत करिए आप लोग, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, हम मेहनत आपकी तरफ से पूर्णतः करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।